पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। थाना अध्यक्ष श्री शर्मा की तमाम उम्मीदें गुप्ता पर ही टिकी हुई हैं। उसके होश में आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस सारे मामले पर पड़े रहस्य के पर्दे को वही उठा सकता है। और ये भी आशा की जा रही है कि हमला किए जाने से पहले उसने हमलावर को देखा भी हो सकता था। श्रीमती जौहरी ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड रामनगर के मैनेजर अपने पति जयनारायण जौहरी की पिछली रात लाश बरामद होने के बाद से ही फरार हैं और पुलिस उसे तलाश कर रही है। जौहरी की लाश रामनगर से करीब 15 मील दूर मोती झील के पास एक पुराने कुएं में करीब 24 घंटे पहले बरामद हुई थी और इस बारे में पुलिस को 2 किशोरों ने टिप दी थी। मृतक जौहरी को देश भर की पुलिस पूरे 2 महीने से तलाश कर रही थी। वो बैंक से 60 लाख रुपए का गबन करके फरार हो गया था। लाश के पास से वो रकम या उसका कोई सुराग नहीं मिला है। विक्रम ने अखबार बंद कर दिया। वेटर आया और बटर टोस्ट और ऑमलेट रखकर चला गया, लेकिन विक्रम की भूख गायब हो चुकी थी। वो एसआई गुप्ता के बारे में सोच रहा था। गुप्ता बेहोश था, उसकी कंडीशन सीरियस थी, लेकिन वो जवान था। विक्रम ने स्वयं को तसल्ली दी, सिर्फ 29 साल का ही तो था, जरूर बच जाएगा। पेट्रोल पंप पर जब उसने इस बारे में अटेंडेंट से सुना था तो उसे इतनी अहमियत नहीं दी थी, लेकिन अखबार में पढ़ने के बाद ये बात एकाएक बहुत ही ज़्यादा अहम हो गई थी। शिव कुमार गुप्ता उसके लिए पूर्णतया अपरिचित था। उसकी सूरत भी कभी उसने नहीं देखी थी। इसके बावजूद उसके सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में पड़ा होने की खबर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए नहीं कि गुप्ता एक पुलिस ऑफिसर था, बल्कि इसलिए कि उसकी उस हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार था। इससे भी बड़ी बात थी, अगर गुप्ता मर गया तो 60 लाख की रकम सही शैलजा को पुलिस के हवाले करने के अपने मशक में वो कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो खुद को इस बखेड़े से नहीं निकाल पाएगा और गुप्ता की मौत को कानूनन हत्या कहा जाएगा और इसके लिए वो खुद हत्यारा साबित होगा। भूतपूर्व सब इंस्पेक्टर विक्रम खन्ना, जिसने इसलिए पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि वो अपनी निगाहों में उस वर्दी को पहनने के काबिल नहीं रह गया था। वो संगठित अपराधियों से उनके ही ढंग से निपटने में विश्वास करता था। खुद को जुर्म का दुश्मन और कानून का मुहाफिज कहता था। उसी विक्रम खन्ना ने एक एसआई की हत्या कर दी। तकदीर का ये कैसा मजाक था। सूजी की जान बचाने के नेक इरादे से उसने इस काम में हाथ डाला था। अपने तौर पर कानून की मदद करने के साथ साथ वो इस इरादे को पूरा करना चाहता था, लेकिन वो खुद ही मुसीबत में फंस कर रह गया था। हालात ने तेज़ी से मोड़ लेकर इस सारे सिलसिले को एक ऐसी भयानक दलदल में बदल दिया था जिससे निकलने की कोशिश करना खुद को उसमें और गहरे तक फंसाते जाना जैसा था। उसे याद आया कि आरंभ में ये सिलसिला कितना सीधा और आसान नज़र आया था। उसे एक खाली मकान की तलाशी लेनी थी। अगर वो रकम हाथ आ जाती तो उसे पुलिस को सौंप कर वो इनाम क्लेम कर सकता था, और अगर रकम नहीं मिलती तो उसकी बस 2 दिन की मेहनत बेकार जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में निशा सिंह से मुलाकात हुई थी। इस काम में हाथ डालते ही सीधा सा नज़र आने वाला ये काम लगातार पेचीदा और ख़तरनाक होता चला गया। अंजाम के तौर पर निशा सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी और खुद वो एक पुलिस ऑफिसर पर घातक हमला करके अपराधी बन बैठा था। अगर वो एसआई मर जा गया तो उसके हत्या के अपराध में फंसना पक्का था। विक्रम ने अरुचिपूर्वक सामने रखे बटर टोस्ट और ऑमलेट को देखा। उसकी भूख न जाने कहाँ गायब हो गई थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी किसी असामान्य हरकत को नोट करके वेटर उसे याद रखे। इसलिए उसने अपना अगला कदम के बारे में सोचा और बहुत ही बेमन से खाना शुरू कर दिया। विक्रम अपने फ्लैट पर वापस लौटा। रेलवे स्टेशन से वापसी का सफ़र उसने एहतियातन लोकल बस द्वारा तय किया था और अखबार को रास्ते में ही फेंक आया था। प्रवेश द्वार पर ताला खोलकर भीतर दाखिल होने पर वो तनिक चौंका। ड्राइंग रूम में लाइट ऑन थी, लेकिन शैलजा वहाँ नहीं थी। दरवाज़ा पुनः लॉक करके उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। विस्की की बोतल मेज़ पर रखी थी और वो खाली थी। उसने मुश्किल से एक पाव विस्की थी। शैलजा जैसी पियक्कड़ औरत के लिए उतनी विस्की आम आदमी के एक पैक से ज़्यादा नहीं थी। बाईं और छोटे से गलियारे का दरवाज़ा बंद था। शैलजा सो गई लगती थी। क्या वो वाकई सो रही थी? वो औरत नहीं, सचमुच शैतान की खाला थी।
वो कब क्या कर बैठेगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। इस औरत को समझ पाना नामुमकिन था और यही वजह थी कि निशा सिंह को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अगर विक्रम को शैलजा के खतरनाक इरादों का ज़रा भी आभास मिल गया होता ना, तो उसे निशा सिंह को बचा लेना था। शैलजा के हैंडबैग में 30,000 रुपये थे। काफ़ी सख्त जान और हौसलामंद भी वो थी। साथ ही विक्रम से नफरत भी उसे थी। बैंक लॉकर से रकम निकालने के लिए उसकी मदद के बदले में शैलजा ने हालांकि पूरी रकम देने का वादा ज़रूर किया था, लेकिन उस औरत के किसी भी वादे पर एतबार करना सरासर बेवकूफ़ी थी। विक्रम जानता था अपने उस वादे को पूरा करने का कोई इरादा उसका बिल्कुल नहीं था। वो अकेली भी उस रकम को लॉकर से निकालने का रिस्क ले सकती थी, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी में वहाँ से वो खिसक भी गई हो सकती थी। दबे पांव कारपेट पर चलकर उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर बाएं और बाथरूम का दरवाज़ा खुला था, लेकिन दूसरे सिरे पर बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। विक्रम ने डोर नॉब पर हाथ रखकर उसे घुमाना चाहा तो पता चला कि दरवाज़ा भीतर से लॉक था। शैलजा अंदर ही थी। वापस ड्राइंग रूम में आकर विक्रम सोफे पर बैठ गया। जेब से पर्स निकालकर उसने तीनों चाबियां मेज़ पर रख दी। उन्हें निहारते विक्रम के मन में अपने मकसद की कामयाबी की आशा नए सिरे से जागने लगी। सब ठीक हो जाएगा, उसने स्वयं को आश्वासन दिया। थोड़े इंतज़ार करने के बाद सफलता उसके कदम चूमेगी। रकम ऐसी जगह थी जहाँ वो पूरी तरह सुरक्षित थी, जहाँ से शैलजा के अलावा कोई और उसे कभी नहीं निकाल सकता था, और शैलजा उसके कब्जे में थी। विक्रम ने फैसला किया कि जब वो जागेगी तो उसके हैंडबैग से 30,000 रुपये की उस रकम को निकाल लेगा, ताकि शैलजा उसे छोड़कर भागने की कोशिश न कर सके। उसे पहले ही इस बारे में सोच लेना चाहिए था। पैसे के बगैर वो कहीं नहीं जा सकेगी। उस रकम के बारे में शैलजा के अलावा कोई नहीं जानेगा कि वो उसके पास थी, और शैलजा इस विषय में जबान खोलने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि रकम हाथ में आते ही विक्रम ने रकम सहित उसे पुलिस के हवाले कर देना था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। शैलजा बेहद चालाक थी। उसने आसानी से रकम उसे नहीं देनी थी, और इस समस्या से निपटने का कोई सही और कारगर तरीका सोचना होगा। विक्रम ने चाबियां उठाकर वापस पर्स में डाल ली। लाइट ऑफ करके वो सोफे पर आ लेटा और जल्दी ही नींद की बाहों में समा गया। विक्रम एक अंधहीन गली में भागा जा रहा था। गली के हर मोड़ पर इतनी तेज़ रोशनी थी कि रात में भी दिन की तरह से प्रकाश फैला हुआ था। दूर उसके पीछे कोई और भी भाग रहा था। भागने वालों के सिर्फ कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसे देख वो नहीं पा रहा था। पीछा करने वाले बराबर उसके पीछे लगा हुआ था। विक्रम पूरी ताकत लगाकर उसे सीधा एक खाली गली में की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन गली कहीं ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही थी। बुरी तरह हाफ जाने के कारण उसे अपनी रफ्तार कम करनी पड़ी। पलटकर पीछे देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। अलबत्ता कदमों की आहट पहले की तरह आती सुनाई दी, और अंत में वो बेदम होकर गिर पड़ा, और लगभग फौरन ही उसे अदृश्य हाथों द्वारा दबोच लिया गया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका सारा शरीर पसीने से तर था और सांसें उखड़ रही थी। बंद खिड़की पर लटका पर्दा तनिक एक और खिसका हुआ। यह चौड़ी पट्टी की शक्ल में धूप अंदर आ रही थी। वो समझ गया कि वो सपना देखता रहा था। उसने गर्दन घुमाई। सामने सोफ़ा चेयर पर बैठी शैलजा मुस्कुरा रही थी, और वो अपनी वही मैक्सी पहनी थी। तुम नींद में बहुत बड़बड़ाते हो। विक्रम अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। विक्रम ने अपने चेहरे पर हाथ फिराकर पसीना पोंछा। इस बुरे सपने का प्रभाव अभी तक उस पर था। वो चाहकर भी उस अंतहीन खाली गली को अपने दिमाग से नहीं झटक पा रहा था। टाइम क्या हुआ है? शैलजा ने अपनी रिस्ट वॉच पर देखा। 11 बजने वाले हैं। तुम कब सोकर उठी थी? करीब आधा घंटा पहले। तुम कोई बहुत डरावना सपना देख रहे थे? ना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम्हारी हालत से तो यही लगता है। तुम अपनी हालत की फिक्र करो मैडम। अभी कुछ बनाया खाया था? नहीं। क्यों, भूख नहीं लगी? लगी तो है। फिर? मुझे बनाने की आदत नहीं है। जाहिर था
वो नौकरों पर निर्भर रहने वाली औरत थी। बनाना आता तो है? हाँ। विक्रम सोफे से उठ गया। तो फिर किचन में जाकर दोनों के लिए कुछ बना लो। तुम कहीं जा रहे हो? शैलजा ने पूछा। उसके स्वर में दिलचस्पी का हल्का सा पुट था। नहाने जा रहा हूँ। शैलजा ने अरुचिपूर्ण उसकी ओर देखा। इससे तुम्हारी हालत सही हो जाएगी? विक्रम को ताव आ गया। बाथरूम की ओर बढ़ते उसके कदम रुक गए। वो शैलजा की तरफ पलट गया। इस घमंडी औरत का दिमाग हर वक्त 7वें आसमान पर रहता था, लेकिन अगर उसके साथ पूरा हफ्ता भी गुजारना था तो इसे ज़मीन पर लाना ज़रूरी था। अब तक ढील देना तो उसकी मजबूरी थी, लेकिन अब और ज़्यादा ढील देने की बेवकूफ़ी वो नहीं करेगा। इस औरत को इसकी मौजूदा औकात जता देना ही बेहतर था। सुनो मेम साहब, वो बहुत ही रूखे स्वर में बोला, मैं मानता हूँ तुम बेहद खूबसूरत हो। अपनी खूबसूरती के दम पर तुमने बहुत लोगों पर हुक्म चलाया होगा और बड़ा कुछ काम भी किया होगा, लेकिन मैं ना तुम्हारा हुक्म नहीं सुनूंगा और ना ही इस वक्त तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे अपने किसी काम आएगी। इसलिए कुछ एक बातों को अच्छी तरह से समझ लो। नंबर 1, तुम यहाँ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पुलिस से छुपना पड़ रहा है। अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हारी बाकी ज़िंदगी जेल की गंदी कोठरियों में बस जय राम पेशा औरतों से लड़ते झगड़ते ही बितानी पड़ेगी। नंबर 2, ये फ्लैट मेरा है और मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। ये तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा नहीं मेरा हुक्म चलेगा और तुमको वो मानना पड़ेगा। और नंबर 3, ज़ाती तौर पर मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता। 4, जिस्मानी तौर पर मैं तुमसे कहीं ज़्यादा तगड़ा हूँ, इसलिए आसानी से तुम्हारी ठुकाई भी कर सकता हूँ और तुम चीख चीख कर किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकोगी, क्योंकि उस सूरत में तुम्हारा यहाँ मौजूदगी के बारे में सबको पता लग जाएगा और पुलिस तुम्हारे सर पर आ चढ़ेगी। वो कुछ नहीं बोली। तुम्हारी निगाहों में मैं बेवकूफ़ हो सकता हूँ, विक्रम ने कहना जारी रखा, लेकिन हकीकतन ये मेरी भ्रमणसाहत है। मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर सकता था और जबरन तुम्हें हासिल कर चुका होता। बेहतर ये होगा मुझे सख्ती करने पर बिल्कुल मजबूर मत करो, और इसका आसान तरीका ये है, खुद को मलिका समझने के बजाय एक आम औरत समझो और उसी की तरह बिहेव करो। समझ गई? शैलजा पूर्णतया सामान्य थी। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। वो मुस्कुराई। लेकिन मेरा मतलब है तुम मुझे डराने की कोशिश नहीं करोगे या करोगे? विक्रम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने शैलजा का गिरेबान पकड़कर उसे कुर्सी से उठाया और सीधा खड़ा कर दिया। तुम्हें इसी तरह ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दूं और घंटा भर खड़ा रखूं, या फिर तुम्हारी मैक्सी उतार कर तुम्हें फ्लैट से बाहर धकेल दूं? बोलो, इनमें से क्या ज़्यादा पसंद करोगी? शैलजा जरा भी विचलित नहीं हुई। वो शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उपहासपूर्ण भाव थे। तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले क्या वो खबर सुनना पसंद नहीं करोगे जो मैंने रेडियो पर सुनी थी? रेडियो पर? विक्रम ने फौरन गर्दन घुमाई। जब वो सो रहा था, अगर उस वक्त उसने समाचार सुने होते तो वो ज़रूर जाग जाता, क्योंकि वो हल्की नींद में सोने का आदी था और रेडियो उस सोफ़े के पास वाली साइड टेबल पर रखा था, फिर जिस पर वो सोया था। लेकिन अब उस टेबल पर वो रेडियो नज़र नहीं आ रहा था। रेडियो को देख रहे हो? हाँ, उसको मैं बेडरूम में ले गई थी, जिससे कि तुम्हारी नींद में खलल ना पड़े। क्या खबर है? जिस सब इंस्पेक्टर पर तुमने रिवॉल्वर से हमला किया था, उसके बचने की उम्मीद नहीं है। विक्रम पहले ही अखबार में विस्तारपूर्वक पढ़ चुका था, इसलिए वो इसके लिए काफ़ी हद तक तैयार था। उसने कोई प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त नहीं की, अपने चेहरे को भावहीन बनाए रखा और उसके गिरेबान पर पकड़ ढीली नहीं की। तो ये कि अब बताओ, कौन किसे पुलिस से छुपा रहा है? मेरे लिए इसमें फ़िक्र करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदा है। अगर मर गया होता ना तो तुम्हारी स्थिति पर तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। पुलिस पहले भी तुम्हें तलाश कर रही थी और अब भी वो तुम्हें ही तलाश कर रही है।
नहीं डियर, ये तुम्हारा वहम है। अब पुलिस हम दोनों को तलाश कर रही है। अब तुम्हारी अपनी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि वो थी, इसलिए मुझे डराने धमकाने की कोशिश ना करना, और ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। ये असलियत थी, इससे इनकार करना बेकार था, क्योंकि विक्रम ने ऐसा जाहिर नहीं किया कि ये सुनकर उसे कोई परेशानी हुई थी। उसने शैलजा को वापस कुर्सी में धकेल दिया। ठीक है, क्या तुम्हारी ये बात कि अब हम दोनों ही इसमें फंसे हुए हैं, और इसमें से एक के पकड़े जाने का मतलब है दूसरे का भी पकड़े जाना? विक्रम ने लापरवाही से कहा और फिर अपने स्वर को कड़ा करते हुए बोला, लेकिन इससे तुम्हारे और मेरे बीच की स्थिति में कोई फ़र्क नहीं आया है, इसलिए तुम वही करोगी जो तुमसे कहा जाएगा। तुम्हें खुद को महारानी समझने का अपना रवैया छोड़ना पड़ेगा। हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझ गए हैं। विक्रम बाथरूम में जा घुसा। नहाने के बाद बेडरूम में आकर उसने कपड़े बदले। रिवॉल्वर, पर्स वगैरह अपनी जेबों में रखते समय उसने देखा बिस्तर पर बिछी चादर सिमटी हुई थी, तकिए अपने स्थान पर नहीं थे और कंबल नीचे लटका हुआ था। शैलजा जितनी ज़्यादा चालाक और खूबसूरत थी, रोज़मर्रा के अपने कामों में उतनी ही आलसी और लापरवाह थी। शैलजा का बैग पलंग के नीचे पड़ा था। हैंड बैग ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। विक्रम ने हैंड बैग उठाकर खोला और उसमें पड़ी नोटों की गड्डियाँ निकाल ली। 100 रुपयों के नोटों की 3-3 गड्डियाँ थीं। वो नोट लिए ड्राइंग रूम में लौटा। उसने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे किए हुए थे। शैलजा कुर्सी में बैठी कॉफ़ी पी रही थी। सिर्फ कॉफ़ी ही बनाई है? हाँ, खाने के लिए बाहर से कुछ ले आना। तुम क्यों नहीं बना लेती? इसलिए कि मेरा मूड नहीं है। साथ ही एक बात और समझ लो, मुझ पर पति की तरह रौब जमाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी सेवाओं के बदले में मैं तुम्हें 60 लाख रुपए बतौर मेहनताना दे रही हूँ। इस नाते से तुम मेरे एम्प्लॉई हुए और मैं तुम्हारी एम्प्लॉयर, समझे? इसलिए बेहतर होगा कि अपनी औकात में ही रहो। विक्रम ने कड़ी निगाहों से उसे घूरा। उसका जी चाहा कि इस घमंडी औरत के मुंह पर झन्नाटेदार झप्पड़ मार दे, लेकिन वो खुद को जब्त कर रह गया। तुम यहाँ से भागने की कोशिश ना कर सकना, वो अपने हाथ सामने करके बोला, इसलिए इन नोटों को मैं अपने पास रख रहा हूँ। शैलजा का चेहरा पुनः भावहीन हो गया। तो तुमने ये रकम भी ले ली? हाँ, मुझे पूरी तरह कंगाल कर दिया। घबराओ मत, मैं सिर्फ एहतियातन ऐसा कर रहा हूँ। ज़रूरी खर्चों के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, और तब तक ये रकम मेरे पास रहेगी तो मुझे छोड़कर भागने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। तुम्हें विदा करते वक्त इसमें से बची रकम मैं तुम्हें लौटा दूंगा। ओह माय डियर, बहुत ज़्यादा दरिया दिल हो तुम। अब खाने के लिए भी कुछ ले आओ। श्योर मैम। विक्रम फ्लैट से निकल गया। वो करीब 20 मिनट बाद वापस लौटा। शैलजा रेडियो को ड्राइंग रूम में से ले आई थी और नीचे कारपेट पर बैठी गाने सुन रही थी। विक्रम को देखकर शौक सा लगा और याद आया कि जब शैलजा को पहली बार उसने बेडरूम में देखा था, उस वक्त भी वो इसी तरह बैठी संगीत का लुत्फ़ ले रही थी, और ये सिर्फ 2 रात पहली बात थी। अभी इस औरत के साथ कई दिन और गुजारने थे। कितने दिन? ठीक 8वें रोज़ सूजी का ऑपरेशन होना था। इससे पहले ही उसे ये सारा किस्सा निपटाना होगा। गाना ख़त्म हो गया था। शैलजा ने गर्दन घुमाकर उचटती सी निगाह उस पर डाली। तुम्हारा रेडियो बढ़िया है, इसे बंद कर दो और कुछ खा लो। क्या लाए हो? सैंडविचेस। किचन में कॉफ़ी पड़ी है, वो भी ले आओ। विक्रम पैकेट मेज़ पर रखकर किचन से 2 प्यालों में कॉफ़ी डालकर ले आया। दोनों सैंडविच खाने लगे। उस दौरान उन्होंने कोई बात नहीं की। रेडियो अभी भी चल रहा था। खाने के बाद शैलजा ने सिगरेट सुलगा ली। विक्रम ने मेज़ साफ करके रेडियो पर समाचार सुनने की कोशिश की, लेकिन अभी समाचारों का समय नहीं हुआ था। उस वक्त 12:10 हुए थे। उसने फर्श पर चहलकदमी करते हुए सोचा, करीब 1.5 घंटे बाद शाम का समाचार पत्र सड़कों पर आ जाएगा। इस तरह चहलकदमी करते रहने से कुछ नहीं होगा, शैलजा ने उसे टोका। फिर किससे होगा? मेरी तरह इत्मीनान से बैठकर इंतज़ार करते रहो। बाय द वे, क्या तुम्हारे यहाँ अखबार नहीं आता? विक्रम को याद आया 4 दिन पहले जब अखबार वाला बिल लेने आया था तो कह गया था
कि पत्नी और अपने दोनों बच्चों के बीमार पड़ जाने की वजह से वो 8-10 रोज़ अखबार डालने नहीं आ सकेगा। नहीं। क्यों? रेडियो से पूरी खबर नहीं मिलती और अखबार में सब खुलासा तौर पर छपता है। तुम अखबार पढ़ना चाहती हो तो मैं ले आऊँगा। ठीक है। तुम्हारे विचार से क्या हम यहाँ पूरी तरह से सेफ हैं? हाँ। यानी पुलिस हम तक नहीं पहुँच पाएगी? नहीं, बशर्ते कि नई चालाकी करने के चक्कर में तुम कोई बेवकूफ़ी न कर बैठो। हाँ हाँ। शैलजा के होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हंसी आई। हमें कब तक यहाँ पर छिपे रहना पड़ेगा? क्यों, अभी से ऊब गई? ऐसी बात नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब बाहर जा सकूँगी। अब ये बता पाना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं। क्यों? विक्रम उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। दरअसल ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो एसआई जिंदा बचता है या नहीं, वो बोला। ये तो बिल्कुल सही है कि पुलिस तुम्हारी तलाश बराबर जारी रखेगी, क्योंकि अभी मामला ताज़ा है, इसलिए पुलिस पूरे जोश शोर से तुम्हें तलाश कर रही है। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ने लगेगा तो पुलिस की सरगर्मियाँ भी कम हो जाएंगी। अलबत्ता उस एसआई की वजह से गड़बड़ जरूर होगी। अगर वो मर जाता है तो पुलिस की सरगर्मियाँ और तेज हो जाएंगी। तब वो 2 व्यक्तियों को तलाश करेंगे जिन्होंने उसकी हत्या की थी। अगर वो मर जाता है तो उसकी हत्या की जिम्मेदारी अकेली तुम पर आएगी। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। शैलजा ने बहुत शांत स्वर में बोला। तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है। कैसे? उस सूरत में भी पुलिस को तुम्हारी ही तलाश रहेगी, मेरी नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस ये तो जानती है कि उस वक्त तुम्हारे साथ कोई और भी मौजूद था, लेकिन इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है कि वो कोई और मैं ही था। मेरा तो हुलिया तक वो नहीं जानते। इसलिए तुम्हारे उस साथी का पता लगाने के लिए भी पुलिस को तुम्हारी ही तलाश रहेगी, क्योंकि तुम्हारे हुलिये समेत तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ वो जानते हैं, और अगर वो तुम पर पहुंच जाते हैं तो भी मैं उनसे बच सकता हूँ। तो इसका मतलब है मेरी सुरक्षा में ही तुम्हारी सुरक्षा है। हाँ, यही समस्या है। और अगर वो तुम तक पहुंच जाते हैं तो मैं भी उनसे बच नहीं सकूँगा। यही समस्या है, और हमें समस्या से निपटने का इंतज़ाम शुरू कर देना चाहिए। खड़ी हो जाओ। शैलजा ने प्रश्नात्मक दृष्टि से उसे देखा। किस लिए? बहस मत करो, बस खड़ी हो जाओ और बहुत धीरे धीरे पीछे घूमो। शैलजा बेमन से उठी और फिर धीरे धीरे पीछे घूम गई। गौर से देखता विक्रम सोच रहा था, काम आसान नहीं था। उसका हुलिया बदलने की शुरुआत कहाँ से की जाए? आदमी अपना हुलिया बदलने के लिए सर के बाल बढ़ा सकता है, या कटा कर छोटे कर सकता है, दाढ़ी मूछें साफ करा सकता है, या उगा सकता है, और भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इस बेपनाह खूबसूरत औरत का हुलिया बदलने के लिए क्या किया जाए कि उसे शैलजा जौहरी के रूप में ना पहचाना जा सके? कद औसत से थोड़ा ज़्यादा है, वो यूं बोला मानो स्वयं से ही बातें कर रहा था। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। ऊंचे कद की औरतें आमतौर पर मिल जाएंगी, मगर उनमें इतनी खूबसूरत कुछ एक ही होंगी। शैलजा उपहासपूर्वक मुस्कुराई। हाँ, तारीफ़ के लिए शुक्रिया मेरी जान। मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो। ये मामूली काम नहीं है। तुम्हारे इस रूप को आसानी से नहीं छुपाया जा सकता, और अगर हम इस काम को सही ढंग से नहीं कर पाए, दोनों ही मारे जाएंगे। ये जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर ली थी, इसलिए मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी अपनी सरदर्दी है। जानता हूँ, इसलिए तो यहाँ बैठा सर खपा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम पूरी तरह बदल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। मसलन तुम्हारे बालों को छोटा करके रंगा जा सकता है, तुम्हारा हेयर स्टाइल भी चेंज किया जा सकता है, तुम्हारे भवों और पलकों को भी बालों से मैच करते रंग कर आँखों को उसके मुताबिक प्लेइंग कलर कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे के बाकी नक्श और आकार को बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तुम बड़े साइज़ का गॉगल्स भी लगा सकती हो, चेहरे पर काफ़ी गहरा मेकअप करके लिपस्टिक से मुंह को थोड़ा चौड़ा भी कर सकती हो, लेकिन ये दूर से नोट कर लेने वाली बातें हैं।
और इनसे हमारी समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। विक्रम ने पल भर रोककर इस बारे में सोचा तो शैलजा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने रोक दिया। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दो, फिर कोई आइडिया देना। तुम हर लिहाज से बेहद सुंदर और अट्रैक्टिव हो। तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा चेंजेस हम नहीं कर सकते तुम एक मामूली औरत नज़र आ सको। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा कि तुम एक अलग किस्म की ऐसी खूबसूरत औरत नज़र आओ जिसकी पर्सनैलिटी तुम्हारे मौजूदा व्यक्तित्व से कतई मेल ना खाता हो। सुनने में तुम्हारी बात सही लगती है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? तुम्हें ढूंढने की जिम्मेदारी महिला पुलिस को नहीं सौंपी गई होगी, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम है, ये बिल्कुल सही है। तुम्हें ढूंढने वाले ज़्यादातर आदमी ही हैं और तुम्हें उनकी निगाहों से बचा पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे कद बुत वाली खूबसूरत औरत को गौर से देखना है। इसलिए हम ऐसा करेंगे कि तुम्हें देखकर भी वो तुम्हारे अंदर वो बातें नोट नहीं कर सकेंगे जो कि वो नोट करना चाहते हैं या जिनकी उन्हें तलाश है। और इसकी शुरुआत हम तुम्हारे स्याह बालों को डाई करने से शुरू करेंगे। इन्हें रेड या रेडिश ब्राउन बना देंगे, काट कर हेयर स्टाइल बदल देंगे। तुम अपनी आईब्रोज़ की थ्रेडिंग कराती हो, लेकिन अब वो नहीं करानी है, इन्हें भी रंग दिया जाएगा। आँखों का रंग बालों से मैच करता होना चाहिए और इसलिए कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी आइडिया बुरा नहीं है। बालों को तो मैं खुद डाई कर लूँगी, लेकिन इन्हें काटेगा कौन? तुम? हाँ, इन्हें काट कर छोटा तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हेयर ड्रेसर तो हूँ नहीं। तो फिनिशिंग के लिए तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाना होगा। घबराओ मत, उससे पहले तुम्हारा हुलिया इस हद तक बदला जा चुका होगा कि चेहरे पर मेकअप की मोटी परत चढ़ाकर भी तुम बाहर जा सकोगी। बाय द वे, तुम्हारा बॉडी शेप चेंज करना मुश्किल है। शैलजा ने सर्द निगाहों से उसे घूरा। क्या बकते हो? आहा, कुछ नहीं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? मेरा अपना दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं तुम्हारे भेजे में ये बात बिठाना चाहता हूँ कि मैं बकवास नहीं कर रहा। मैं एक सीरियस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दूसरी औरत में तब्दील करना चाहता हूँ, एक ऐसी औरत में जो तुमसे पूरी तरह से अलग होगी, लेकिन खूबसूरत इतनी ज़्यादा होगी कि पुलिस वाले भी देखकर आह तो भर उठेंगे, मगर उन्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आ सकेगा कि जिस औरत को देखकर वो कलेजा थाम रहे हैं ना, वो असल में मिसेज जौहरी हैं जिसकी उन्हें तलाश है। क्योंकि मिसेज जौहरी की जो छवि उनके दिमाग में है वो बहुत उच्च वर्ग की कुलीन महिला की है, जो अत्यंत सुंदर, शिष्ट और शालीन है, जबकि जिस औरत को वो देखेंगे वो उसके एकदम विपरीत होगी, खूबसूरत लेकिन घटिया और बाजारू, जिसे सिर्फ एक ही नाम दिया जा सकेगा, चालू। शैलजा ने सर हिलाया। घटिया किस्म की बातें करने में भी ना तुम्हें बहुत महारत हासिल है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो और कोई आइडिया तुम्हारे दिमाग में है तो बता दो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारे इस आइडिया में कोई नुक्स मैं नहीं निकाल रही हूँ। तुम्हारा आइडिया एकदम बढ़िया और फुल प्रूफ है, लेकिन जिस ढंग से तुम इसे बयान कर रहे हो ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी पसंद को अपने पास ही रहने दो और साफ साफ बताओ, क्या तुम इससे सहमत हो? हाँ। अपना कायाकल्प कराने के लिए तैयार हो? हाँ। गुड। अब ये बताओ कि हिंदी फिल्में देखने का शौक़ रहा है? कोई ख़ास नहीं। फिर भी तुमने ऐसी 2-4 फिल्में तो देखी होंगी जिनमें नायिका का डबल रोल होता है। एक रूप में तो एक गांव की अल्हड़ छोकरी लगती है और दूसरे में शहर की अल्ट्रा मॉडर्न युवती होती है, या एक में वो किसी शरीफ घर की बेटी और सती सावित्री बनी रहती है और दूसरे में तड़क भड़क वाली एक वेश्या नज़र आती है जिसका शर्म, संकोच, शिष्टता और अश्लीलता से कतई कोई वास्ता नहीं होता। ऐसी कई फिल्में मैंने देखी हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी मौसम, शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार वाली, और देवानंद की मनपसंद। विक्रम मुस्कुराया। तुम्हें मौसम के इंटरवल के बाद की शर्मिला टैगोर बनना होगा। तुम्हारा लिबास भड़कीला
और ऐसा होगा कि शरीफ और इज्जतदार कहे जाने वाली औरतें देखकर मुंह बना लें और मर्द देखें तो पलट कर देखने पर मजबूर हो जाएं। चाल ढाल और बात करने का ढंग भी कम पढ़ी लिखी बाजारू औरतों जैसा होगा, लेकिन ओवर एक्सपोज या ओवर एक्टिंग तुम नहीं करोगी। ओके, तुमने अपने बालों और आंखों का रंग बदलना है, इसलिए बॉम्बे या गोवा की एंग्लो इंडियन औरत के तौर पर ही तुम्हें खुद को पेश करना होगा। तुम स्कर्ट्स पहनती हो? नहीं, स्कूल के बाद छोड़ दिया मैंने उन्हें पहनना। तब तो घुटनों से ऊंचा टाइट फिट स्कर्ट और लो कट गले वाला ब्लाउज़ का लिबास ही ज़्यादा सही रहेगा, और गले में क्रॉस लटका लेना ताकि मैं क्रिश्चियन नज़र आ सकूं। हाँ, एहतियातन क्रिश्चियन नज़र आना ही सही रहेगा। इतना सब कर चुकने के बाद अगर किस्मत ही दगा दे जाए तो बात अलग है, वरना मिसेज जौहरी के तौर पर तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। शैलजा मुस्कुराई। दूसरी औरत बन जाने पर मुझे नाम भी तो दूसरा रखना होगा। श्योर, अपनी पसंद का कोई भी क्रिश्चियन नाम तुम रख सकती हो। रीटा ब्रिगेंजा कैसा रहेगा? बढ़िया। अब दूसरी डिटेल्स पर गौर करते हैं। तुम्हारा रंग एकदम गोरा है, उसे भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। कैसे? इसका सबसे आसान तरीका है धूप सेकना, और ऐसा कोई स्किन लोशन या तेल लगाना जिससे चमड़ी की रंगत थोड़ी गहरी नज़र आने लगे। लोशन या तेल मैं केमिस्ट से पूछ कर ले आऊँगा। और धूप सेकने के लिए मुझे छत पर या समुद्र के किनारे जाना होगा? नहीं, इस कमरे की खिड़की पश्चिम की ओर खुलती है। दोपहर बाद से शाम तक काफ़ी धूप रहती है। पर्दा खिसका कर खिड़की खोलकर फर्श पर लेट जाना। उस तरफ जितने भी मकान हैं सब काफ़ी दूर हैं, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। बाल किससे काटोगे? कैंची है तुम्हारे पास? नहीं, लानी पड़ेगी। विक्रम मन ही मन चीज़ों की लिस्ट बनाता हुआ बोला। अब हेयर डाइंग की समस्या रह गई। तुम्हारे पास कोई सलाह है? नहीं। खैर, इसका इंतज़ाम भी मैं कर लूँगा। कोई चीज़ मंगाना चाहती हो? सिगरेट और शराब। उफ़, ये औरत। ला दूँगा, लेकिन तुम ज़्यादा नहीं पियोगी। नहीं पीऊँगी। ठीक है, चलता हूँ। विक्रम उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। अचानक उसे कुछ याद आया, वो पलट गया। लॉकर्स किस किस बैंक में हैं? सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। बिना किसी हिचकिचाहट के शैलजा ने जवाब दिया। पहला बैंक कोर्ट रोड पर है और बाकी दोनों लिंक रोड पर। इन बैंकों में तुमने क्या नाम इस्तेमाल किया है? हर एक लॉकर के लिए अलग अलग नाम इस्तेमाल किया हुआ है। और वो नाम क्या है? शैलजा कुर्सी की पुष्ट से पीठ सटाकर मुस्कुराई। अगर तुम चेक करने के बारे में सोच रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बैंक वाले तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। जानता हूँ, बैंक वालों से पूछताछ करने का मेरा इरादा भी नहीं है। तो फिर क्यों जानना चाहते हो? दरअसल हालात की नज़ाकत को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ, कहीं तुमने झूठ तो नहीं बोला था। लॉकर्स की चाबियाँ मैंने तुम्हें दे दी हैं, फिर भी शक कर रहे हो? चाबियों से ये तो साबित नहीं होता कि जिन लॉकर्स की हैं और वो उन्हीं में वो रकम है। तुम बेकार शक कर रहे हो, मैंने झूठ नहीं बोला। वो रकम उन्हीं बैंक लॉकर्स में है। लॉकर्स किस किस नाम से हैं? मिसेज़ मालती कश्यप, मिसेज़ करुणा कपूर और मिसेज़ अनीता खूबचंदानी। शैलजा ने बेहिचक जवाब दिया, लेकिन आखिरी नाम बताते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं और परेशान सी अपनी सिगरेट को ताकने लगी। एकाएक वो किसी सोच में पड़ गई सी नज़र आती थी। क्या बात है? शैलजा ने उसकी ओर देखा। तुमने कुछ कहा? हाँ, मैंने पूछा क्या बात है। कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम कुछ और भी कहना चाहती थी। शैलजा की आंखें अभी भी सिकुड़ी हुई थी, मानो वो कुछ सोचने की कोशिश कर रही थी। नहीं, बस यही नाम बताने थे। विक्रम कई पल उसे देखता रहा, लेकिन समझ नहीं सका कि एकाएक वो किस परेशानी में पड़ गई थी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लो। और वो फ्लैट से निकल गया। सीढ़ियाँ उतरते विक्रम ने स्वयं को भी एक अजीब सी परेशानी महसूस करते पाया। उसने सोचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा होने की प्रत्यक्ष वजह उसे साफ नज़र नहीं आ रही थी। अब सारा सिलसिला उसे एक बार फिर आसान नज़र आने लगा था। अगर एसआई बगैर होश में आए ही मर गया
तो इस बात का उसे दिली अफसोस तो ज़रूर होगा। लेकिन अफसोस ये थी कि वो महज एक एक्सीडेंट था। एसआई की जान लेने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसे सिर्फ बेहोश करने की नीयत से ही उसने प्रहार किया था। अत्यधिक तनाव और व्याकुलता के दौर से गुजरता होने की वजह से अनजाने में ही प्रहार अनावश्यक रूप से तगड़ा हो गया था। जब रकम उसके हाथ आ जाएगी और वो रकम सही शैलजा को पुलिस के हवाले कर देगा तो उसकी नेक नियति पर शक करने की वजह नहीं होगी। उस सूरत में एसआई पर प्रहार करने का इल्ज़ाम वो आसानी से निशा सिंह के सर पर थोप सकता था। शैलजा के प्रतिवाद करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि निशा सिंह मर चुकी थी। समस्या सिर्फ इतनी थी कि अगर रकम हाथ आने से पहले शैलजा किसी प्रकार पुलिस के हाथों पड़ गई और या उसने खुदकुशी करने की कोशिश की जैसा कि उसने अपनी धमकी दी थी तो वो बुरी तरह फंस कर रह जाएगा। लेकिन शैलजा फिलहाल सुरक्षित थी और 2-4 दिन में ही उसका काम चलाऊ कायाकल्प हो जाना था। उसने एक दूसरी औरत बन जाना था, फिर पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी। स्वयं को इस प्रकार तसल्ली देने के बाद भी विक्रम ने राहत महसूस नहीं की। एक अज्ञात चिंता उसे बराबर उसे कचोट रही थी। ऐसा क्यों था वो समझ नहीं सका। अलबत्ता ये बात उसे कुछ अजीब लगी कि बेहद चालाक और मक्कार शैलजा सारी रकम उसे देने को तैयार थी, मानो वो 60 लाख रुपए ना होकर सिर्फ 60 रुपए की मामूली रकम थी। इसी सोच विचार में फंसा विक्रम सड़क पर पहुंचकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। अलका भार्गव आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़ी थी। उसका सारा बदन दुख रहा था, सर में भारीपन था, गला खुश्क और मुंह का स्वाद कसैला सा था। जबरदस्त हैंगओवर के कारण उसका उठने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जोर से लगी प्यास ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। वो बिस्तर से उतरी, साइड टेबल पर रखे अपने हैंडबैग और कैमरे पर उचटती सी निगाह डालकर वो ड्राइंग रूम में पहुंची। टेबल पर खाली गिलास पड़े थे, फर्श पर खाली बोतलें लुढ़की हुई थीं। स्टैंडिंग ऐश ट्रे में सिगरेट के टुकड़े भरे हुए थे। कोने में रखे शोकेस पर ऑडियो वीडियो कैसेट एक ढेल की शक्ल में पड़े थे। कुल मिलाकर कमरे की हालत वैसी ही थी जैसे कि रात भर हंगामा खेज पार्टी चलने के बाद सुबह सफाई न किए जाने पर होनी चाहिए थी। घुटन भरे माहौल में अभी भी विस्की की गंध बसी महसूस करती अलका ने किचन में जाकर पानी पिया। मेज पर ढकी रखी प्लेट और थर्मस पर निगाह पड़ते ही वो समझ गई कि उसकी सहेली रजनी नारंग, जो इस फ्लैट की मालकिन थी और पति से तलाक लेकर अकेली वहाँ रहती थी, उसका नाश्ता तैयार करके अपने ऑफिस जा चुकी थी। अलका ने थर्मस उठाया और फिर से बेडरूम में आ गई। थर्मस साइड टेबल पर रखकर बाथरूम में जाकर मुँह धोया। ठंडे पानी के स्पर्श से उसे थोड़ी ताजगी महसूस हुई। मेडिसिन चेस्ट से डिस्प्रिन की 2 गोलियां निकालकर पानी के साथ निकली और बेडरूम में बिस्तर पर बैठकर थर्मस के ढक्कन में ही डालकर गर्म कॉफ़ी की चुस्कियां लेने लगी। धीरे धीरे उसे रात का वाकया याद आने लगा। परसों रात को उसने कल रात की ही तरह विक्रम के फ्लैट में पूरे 3 घंटे इंतजार किया था। बोरियत से बचने और वक्त गुजारने के इरादे से एक एक करके विस्की के 4 पैक भी उसने वहाँ पिए थे। 12 बजे तक भी विक्रम नहीं आया था और उसकी बोरियत गुस्से में बदल गई थी। उसके लिए नोट छोड़कर फ्लैट लॉक करके वो यहाँ पार्टी में आ गई थी, जो कि उसी इलाके में उसकी एक अच्छी सहेली के यहाँ थी और जिसमें वो खुद भी निमंत्रित थी। हंगामा खेज पार्टी उस वक्त अपने पूरे शबाब पर थी। रजनी और उसके सभी फ्रेंड्स ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। फिर सब अपने अपने पार्टनर के साथ पीने पिलाने से लेकर डांस और एकांत खोजने में मसरूफ़ हो गए। अलका को देखकर बड़ी भारी निराशा हुई कि उसके लिए कोई पुरुष खाली नहीं था। कुल 8 जोड़े थे। इनवाइटेड युवक अपनी सहेलियों को लेकर आए थे और आमंत्रित लड़कियां अपने दोस्तों के साथ। पहले से ही बोरियत की शिकार अलका अपनी इस निराशा को विस्की में डुबोने लगी। हालांकि वहाँ मौजूद लगभग सभी युवक उसे न सिर्फ परिचित थे बल्कि उसके साथ हम बिस्तर भी हो चुके थे, लेकिन अपनी रेगुलर सहेलियों की मौजूदगी में वे उसे अवॉइड करने पर मजबूर थे। 2 लड़कों ने उसे लिफ्ट देने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी सहेली आयन वक्त पर आ पहुंची और उन्हें खींच कर ले गई। अलका की खसलत से वाकिफ वे लड़कियां जानती थीं अगर अपने दोस्तों को उसके साथ मिक्सअप होने का मौका दिया तो 2-4 हफ्तों के लिए वो उन्हें लेकर उड़ ही जाएगी।
ये सब देखकर अलका की निराशा गुस्से में बदलने लगी। ये पहला मौका था कि किसी हंगामा खेज पार्टी में मौजूद होने के बावजूद वो किसी हंगामे में शामिल नहीं हो पा रही थी। रजनी ने उसे सलाह दी कि वो फ़ोन करके अपने किसी दोस्त को बुला ले, लेकिन गुस्से में भरी हुई अलका ने इनकार कर दिया। फिर रजनी ने अपने दोस्त को उसके साथ शेयर करने की पेशकश की तो अलका ने उसे भी ठुकरा दिया। निराश और कुपित अलका अकेली बैठी विस्की पीती रही और सिगरेट फूंकती रही, और इन सब के लिए विक्रम को जिम्मेदार ठहराते हुए मन ही मन उसे कोस रही थी। पार्टी सुबह 5 बजे तक चली, फिर मेहमान जाने शुरू हो गए। तब तक अलका नशे में धुत होकर कुर्सी में ही पसर चुकी थी। रजनी ने अंत में बचे अपने दोस्त की सहायता से उसे उठाकर बेडरूम में बिस्तर पर पहुंचाया और खुद अपने दोस्त के साथ ड्राइंग रूम में दीवान पर सो गई थी। कॉफ़ी चुस्काती अलका ने आखिरी बात के रूप में इसे याद किया कि उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया था। उसने साइड टेबल पर पड़े पैकेट से निकाल कर सिगरेट सुलगा ली। चंद क्षणों के पश्चात उसने स्वयं को विक्रम के बारे में सोचती पाया। वो परसों शाम से गायब था और रात 12 बजे तक नहीं लौटा था। कहाँ गया हो सकता था? उसने कहा था कि नौकरी के चक्कर में किसी से मिलने जा रहा था, लेकिन विक्रम की इस बात पर उसे ज़रा भी यकीन नहीं आया था। ज़रूर वो किसी फेर में था। विक्रम की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी उसे नहीं थी, लेकिन इतना वो ज़रूर जानती थी कि वो कोई गलत काम नहीं करता था और ना ही कोई ऐब उसमें था। वो ईमानदार और कर्तव्यपरायण पुलिस अफसर रह चुका था और ईमानदारी की वजह से ही उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। फिर बड़े ही खतरनाक किसी बखेड़े में फंस गया था, जिसकी वजह से पुलिस और अपराधी दोनों ही उसके पीछे पड़ गए थे। अलका आदतन अखबार नहीं पढ़ती थी, लेकिन उसने सुना था कि उस बखेड़े के चक्कर में कई रोज़ लगातार विक्रम की फ़ोटो अखबारों में छपती रही थी और आखिर में वो खुद को साफ बचा लेने में कामयाब हो गया था। फिर पिछले दिनों उसने अपने किसी दोस्त के लिए कोई काम किया था, जिसके एवज में उसके दोस्त ने खुश होकर कॉन्टेसा बतौर इनाम दी थी। काम क्या था ये तो वो नहीं जानती थी, लेकिन काम यकीनन महत्वपूर्ण रहा होगा और गलत या गैरकानूनी भी नहीं होगा। वो देर तक सोचती रही, लेकिन विक्रम कहाँ या किस चक्कर में था, इस बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। डिस्प्रिन के असर से बदन की दुखन और सर का भारीपन काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे, लेकिन अब वो घुटन सी महसूस कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर खिड़की पर झूलता भारी पर्दा एक और समेट कर खिड़की खोल दी। ताज़ा हवा अंदर आने लगी। बाहर तेज़ धूप खुली थी। उसने टाइम देखा तो 1:45 बज रही थी। वो किचन से नाश्ते की ठंडी प्लेट उठा लाई और बिस्तर पर खिड़की के सामने बैठकर खाने लगी। ठंडी हवा के स्फूर्तिदायक झोंकों का लुत्फ़ उठाती वो बाहर देख रही थी। लगभग 300 गज दूर क्रीम कलर की एक 2 मंजिला कोठी को देखकर अचानक वो चौंक गई। वो मिसेस पराशर की कोठी थी। ये तो वो जानती थी कि वो कोठी रजनी के फ्लैट वाली इमारत से ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन इतनी पास थी ये उसको पहली बार पता चला था। अपनी उस स्थिति में उसे विक्रम के फ्लैट के ड्राइंग रूम की खिड़की दिखाई दे रही थी। उसने नोट किया कि उसकी अपनी खिड़की कुछ ऐसे एंगल पर थी कि विक्रम के ड्राइंग रूम से वो नज़र नहीं आ सकती थी। विक्रम की खिड़की बंद थी। इसका मतलब है कि वो फ्लैट में नहीं था या फिर पड़ा सो रहा था। तभी अचानक खिड़की खुली और वो चौंक गई। वहाँ एक औरत खड़ी थी। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित अलका ने तुरंत प्लेट एक और रखकर अपना कैमरा उठा लिया और कैमरा उसी पर फोकस करते हुए जल्दी जल्दी टेलीफोकस लेंस सेट करने लगी। करीब 300 गज के फासले पर होने के बावजूद पावरफुल लेंस की मदद से धूप में खड़ी वो औरत अब उसे एकदम पास नज़र आ रही थी। वो मैक्सी पहनी थी। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा ही नज़र आ रहा था। अलका सिसकारी सी लेकर रह गई। उसका हाथों से कैमरा गिरते गिरते बचा। इतनी खूबसूरत औरत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हैरानगी से मुंह बाएं व्यू फाइंडर में देखी जा रही अलका को पता भी नहीं चल सका कि उसकी उंगली बार बार शटर दबाई जा रही थी। मुश्किल से 2 मिनट खड़ी रहकर वो औरत हट गई, लेकिन खिड़की खुली रही। अब व्यू फाइंडर में खिड़की से परे ड्राइंग रूम का थोड़ा सा भाग ही नज़र आ रहा था। उसी तरह कैमरा लिए बैठी अलका को लगा मानो उसके सामने कोई परी अचानक प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था।
ना ही इसे अपना वहम मानने के लिए वो तैयार थी। वो यकीनी तौर पर कह सकती थी कि विक्रम के फ्लैट में एक बेहिंता खूबसूरत औरत मौजूद थी। विक्रम इसी औरत की वजह से उसे अवॉइड कर रहा था, उसने सोचा। लेकिन ये सोचकर उसे ना तो उस औरत से ईर्ष्या हुई और ना ही विक्रम पर क्रोध आया। वो हकीकत पसंद थी और हकीकत ये थी कि भला की हसीन उस औरत के सामने किसी भी जवान और खूबसूरत लड़की को अवॉइड किया जा सकता था। कौन थी वो औरत? विक्रम से उसका क्या रिश्ता था? उसके फ्लैट में वो क्या कर रही थी? इन्हीं सवालों में उलझी अलका उसी तरह कैमरा फोकस किए बैठी रही। विक्रम टैक्सी द्वारा उस गैराज में पहुंच गया जहां परसों अपनी कॉन्टेसर छोड़ गया था। कार लेकर वो शॉपिंग करने निकल पड़ा। इस बीच सायंकालीन अखबार भी वो खरीद चुका था, लेकिन कोई नई बात उसमें नज़र नहीं आई। एसआई अभी बेहोश था और उसकी हालत सीरियस थी। मिसेस जौहरी को पुलिस जोर शोर से तलाश कर रही थी। विक्रम ने लिस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें खरीद ली। स्किन लोशन और डाई खरीदने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर पेश आई, लेकिन कॉस्मेटिक काउंटर पर मौजूद सेल्सगर्ल ने उसकी समस्या हल कर दी। संयोगवश सेल्सगर्ल ने ब्यूटिशियन का डिप्लोमा किया हुआ था। उसने न सारी चीज़ें खरीदने में उसकी मदद करी, बल्कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है वो भी समझा दिया। सारी खरीदारी कर चुकने के बाद वो करीब 2:30 बजे अपने फ्लैट पर वापस लौटा। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उसकी निगाह पहले खुली खिड़की पर और फिर शैलजा पर पड़ी। वो पीठ के बल धूप में कारपेट पर लेटी हुई थी। मैक्सी के आस्तीन ने अब उसने कंधों से ऊपर तक मोड़ी हुई थी और निचला हिस्सा समेटकर घुटनों से ऊपर जांघों पर बांध रखा था। स्पष्ट था कि वो कायाकल्प की योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर चुकी थी। उसके इस रूप को देखकर विक्रम के दिलो दिमाग में हलचल सी मचने लगी, लेकिन उसने बलपूर्वक वासनापूर्ण विचारों को परे झटक दिया। शॉपिंग बैग से सन-टैन लोशन की बोतल निकाल कर बोला, लो इसकी मालिश कर लो। शैलजा उठकर बैठ गई। ये पचड़े वाला काम है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जेल की कोठरी में ज़िंदगी बिताने से तो अच्छा है कि ये पचड़े वाला काम कर लो। शैलजा बोतल लेकर बेमन से चेहरे, बाहों और टांगों पर लोशन मलने लगी। विस्की लायो? उसने पूछा। हाँ, तो मालिश करो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना कर लाता हूँ। थैंक यू। उसने कारपेट पर लेटकर फिर से आंखें बंद कर लीं। विक्रम ने शॉपिंग बैग से सारी चीज़ें निकाल कर मेज पर रख दी। विस्की की बोतल लेकर वो किचन में गया और गिलास में एक तगड़ा ड्रिंक बनाकर ले आया। धूप में कितनी देर से लेटी हुई हो? करीब आधा घंटा हो गया। इस लोशन को लगाने के बाद तुमने 15 मिनट से ज़्यादा धूप में नहीं लेटना है, वरना जिस्म पर छाले पड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा गैप देना ज़रूरी है। 10 मिनट छाया में बैठना और फिर लोशन लगाकर धूप में लेट जाना। दिन में कम से कम 5 बार ऐसा करने से 3-4 रोज़ में ही चमड़ी की रंगत में अस्थायी रूप से फ़र्क पड़ने लगेगा। ठीक है। शैलजा उठकर बैठ गई। विक्रम ने गिलास उसे थमाकर खिड़की पर पर्दा खींच दिया। शैलजा गिलास से घूंट लेकर मुस्कुराई। वाह, तुम बार टेंडर भी बढ़िया हो। तुम्हारा ड्रिंक कहाँ है? मुझे ज़रूरत नहीं। तुम बिल्कुल नहीं पीते? ऐसा नहीं है, कभी कभार ले लेता हूँ एक आध पैग। शैलजा ने गिलास ऊपर उठाया। मिस्टर विक्रम खन्ना के नाम, जिसकी हौसलामंदी और सूझबूझ का जवाब नहीं है, क्योंकि वो एक पाक दिल इंसान है। बहुत खुश नज़र आ रही हो। हाँ, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। कोई ख़ास वजह? शैलजा ने खिसक कर कुर्सी से पीठ सटा ली। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद से मैं बराबर तुम्हारे इस शानदार आइडिया के बारे में सोचती रही हूँ, और जितना मैंने इसके बारे में सोचा उतना ही ये मुझे ज़्यादा पसंद आता गया। ये 100% सही कामयाब होगा, मिसेस शैलजा जौहरी, क्योंकि पूरी तरह एक दूसरी औरत में बदल चुकी होगी, इसलिए पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। फिर भी हम इसे कर सकते हैं। कब शुरू करना है? अभी, बशर्ते तुम अपना ड्रिंक ख़त्म ना करना चाहो तो। तुम अपना काम शुरू करो। बाल काटते वक्त विस्की की चुस्कियाँ लेते रहने में अपना अलग ही मज़ा आएगा, और इससे मेरी हिम्मत भी बढ़ेगी। हिम्मत तो पहले ही तुम्हारी काफ़ी बढ़ी हुई है। शैलजा मुस्कुरा कर रह गई। विक्रम ने पुराने अखबार लाकर फर्श पर बिछा दिए। डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी उठाकर उन पर बीचों बीच रख दी। यहाँ बैठो, वो बोला। शैलजा कारपेट से उठकर कुर्सी पर बैठ गई। वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि फिल्मी गीत गुनगुना रही थी।
रेडियो ऑन था। किसी दक्षिण भारतीय फिल्म का गाना आ रहा था। मेरे जाने के बाद समाचारों में कुछ बताया गया था? विक्रम ने पूछा। शैलजा ने हाथ में पकड़े गिलास से घूंट लेकर उसकी ओर देखा। हाँ, अखबारों में नहीं पढ़ा तुमने? विक्रम ने जवाब न देकर तेज स्वर में पूछा। समाचारों में क्या बताया गया था? यही कि उस एसआई की हालत सुधर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि वो अब बच जाएगा। विक्रम बाल काटने भूलकर एक कुर्सी पर बैठ गया। वो बड़ी भारी राहत महसूस कर रहा था। एसआई की सीरियस कंडीशन और उसके न बच पाने की उम्मीद के बारे में जानने के बाद से जो मानसिक दबाव बराबर उस पर पड़ता जा रहा था और जिससे बचने के लिए वो स्वयं को आश्वासन देने का असफल प्रयत्न करता रहा था, अब एक ही झटके में वो उससे मुक्त हो गया था। वो एसआई की हत्या के अपराध में फंसने से बच गया था। इसका सीधा सा मतलब था कि पुलिस उसे तलाश नहीं करेगी, और अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ भी लिया तो भी उस पर एक पुलिस ऑफिसर पर सिर्फ हमला करने का इल्ज़ाम लगाया जाएगा, हत्या करने का संगीन जुर्म का नहीं। ये ठीक था कि निशा सिंह की हत्या का मामला भी बाकी था, लेकिन वो अलग मसला था जिससे उसका कोई वास्ता नहीं था। उसके लिए शैलजा जिम्मेदार थी। उसे होश आ गया? उसने पूछा। नहीं, शैलजा ने जवाब दिया, लेकिन डॉक्टरों का कहना है किसी भी समय होश आ सकता है। उसका बच जाना और होश में आना जितना मेरे हक में बेहतर है ना, उतना ही तुम्हारे लिए खतरनाक है। अच्छा, वो कैसे? भूल गई? उसने तुम्हें पहचान लिया था। मैं भूली नहीं हूँ, वो लापरवाही से बोली। मुझे अच्छी तरह याद है। विक्रम समझ नहीं सका कि क्यों उसे इसकी परवाह नहीं थी। तो क्या ये तुम्हारे हक में खतरनाक नहीं होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पूर्ववत लहजे में बोली। क्यों? इसलिए कि पुलिस को पहले से ही इस बात का लगभग पूरा यकीन है कि मैं वहाँ मौजूद थी। एसआई द्वारा मेरे बारे में बताए जाने से भी स्थिति वैसी ही रहेगी। विक्रम सोच में पड़ गया। जाहिर था शैलजा के इस कदर खुश होने की वजह एसआई की हालत में सुधार आना था, लेकिन इसमें इतना खुश होने की क्या बात थी, वो ये समझ नहीं सका। काश वो समझ पाता कि उस पर जो भयानक विपत्ति आने वाली थी ये उसकी शुरुआत थी। मिस्टर हेयर ड्रेसर, किस सोच में पड़ गए? शैलजा ने उसे टोका। काम शुरू करो। मैं बतौर रीटर ब्रिगेंजा ज़िंदगी शुरू करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उसके लिए सिर्फ बाल कटाना ही काफ़ी नहीं है। विक्रम मेज़ पर पड़ी चीज़ों में से कैंची उठाता हुआ बोला। तुम्हें उसकी तरह बोलना भी सीखना पड़ेगा। चेहरे पर वैसे ही भाव भी पैदा करने होंगे और अपनी चाल भी बदलनी होगी। आप उनको सब मालूम है। विक्रम ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो मुस्कुरा रही थी। तुम तो शुरू भी हो गई। ये सब बम्बईया फिल्मों की मेहरबानी है। तुम्हारे पीछू अपुन काफ़ी प्रैक्टिस किया रे। विक्रम ने नोट किया कि उसका लहजा भी बिल्कुल बदल गया था। इस औरत को समझ पाना नामुमकिन था। जिस औरत को उसका पति और निशा सिंह नहीं समझ पाए, उसे भला पुलिस फोर्स क्या समझ पाएगी। विक्रम ने नीचे से थोड़े से बाल काट कर कैंची ट्राई की। धार तेज थी। तौलिया और कंघी भी ले आओ, शैलजा बोली। विक्रम दोनों चीज़ें ले आया। शैलजा ने अपने लंबे बालों के नीचे से गुजारकर कंधों पर डालकर तौलिया के दोनों सिरे एक हाथ में गले के नीचे कसकर पकड़ लिए। फिर अपना ड्रिंक ख़त्म करके वो समझाने लगी कि किस तरह थोड़े थोड़े बाल कंघी से लेकर कैंची से काटने थे। ये काम आसान नहीं है। जानता हूँ। शैलजा कुर्सी पर सीधी तंग गई। विक्रम ने कंघी से बाल सीधे किए और थोड़े से बालों पर कैंची चला दी। उतने ही बाल कट कर नीचे गिर गए। मैं जानती हूँ तुम ये काम सही ढंग से नहीं कर पाओगे, शैलजा कह रही थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल बात है बालों को काट कर छोटे करना और रंगना। फिर जब मेरे चेहरे की त्वचा का गोरापन थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर इन्हें सेट करा लूँगी। सफाई के तौर पर कहूँगी कि एक अनाड़ी हेयर ड्रेसर के चक्कर में आकर बालों का सत्यानाश करा लिया, इसलिए अब ठीक कराना चाहती हूँ। यही करना पड़ेगा, कैंची चलाते हुए विक्रम ने सहमति दी। काम वाकई मुश्किल था। काफ़ी मेहनत के बाद कंधों से नीचे के बाल उसने काट दी। फिर उनकी लंबाई बराबर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। बस करो, शैलजा बोली, इतना ही काफ़ी है। वो तौलिया उतार कर खड़ी हो गई। मैं शीशे में जाकर देखती हूँ। फिर वो बाथरूम की ओर बढ़ गई। विक्रम ने भी उसका अनुकरण किया। शैलजा शीशे में अपने बाल देखने लगी।
विक्रम उसके पीछे खड़ा था। लगता है किसी अनाड़ी नाई ने बड़ी ही जल्दबाजी में कैंची चलाई है। फिर भी एक बात ज़रूर है, वो बोली। क्या? अब तुम्हारा चेहरा अखबारों में छपी मिसेस जॉरी की तस्वीरों से नहीं मिलता है। हो मैन, तुम बहुत जल्दी भूल जाता है। अपन मिसेस जॉरी नहीं है। हाँ हाँ, तुम रीटा ब्रिगेंजा बनना शुरू हो चुकी हो। विक्रम बाहर निकला और ब्लीचिंग डाई वगैरह की शीशियाँ ले आया। लो, इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका इन पर छपा हुआ है। शैलजा ने शीशियाँ ले लीं। विक्रम पुनः बाहर आ गया। शैलजा बाथरूम बंद करके अपने काम में लग गई। विक्रम ने इधर उधर बिखरे बाल समेट कर अखबारों समेत डस्टबिन में डाल दिए। वे शैलजा जौहरी को मिटा रहे थे। उसने सोचा, नहीं, वो खुद ही शैलजा जौहरी के अस्तित्व को मिटा रही थी। उसने तो सिर्फ सलाह दी थी और शुरुआत की थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि ये कैसे करना था। वो तेज़ दिमाग वाली चालाक औरत होने के साथ साथ मंझी हुई एक्ट्रेस भी थी। जब वो खुद को पूरी तरह तब्दील कर चुकेगी तो पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि जिस औरत को वो ढूंढ रहे थे उसका वजूद ही नहीं रहेगा। सुंदर और शालीन महिला एक घटिया सेक्सी औरत बन चुकी होगी। करीब 1 घंटे बाद गीले बालों को तौलिया से रगड़ती हुई वो बाहर निकली। बाल बिखरे और आपस में उलझे हुए थे, लेकिन उनके रंग में किसी प्रकार की तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी। बाल तो उतने ही काले हैं, वो बोला। अरे अभी गीले हैं, सूखने पर पता चलेगा। खुली खिड़की से पर्दा खिसकाकर वो कारपेट पर धूप के दायरे में बैठ गई। चंद एक मिनट बालों को रगड़ती रहने के बाद उसने तौलिया एक और फेंक दिया और बालों में उंगलियां फिराने लगी। अपन के वास्ते थोड़ा दारू ला दो मैन। तुम इतनी शराब पीती हो? लेक्चर नहीं देने का, अपन दारू के लिए बोला। उफ़ी औरत। विक्रम किचन में जाकर एक पैक बना लाया। उसने गिलास लेते समय एक मादक अंदाज में वो मुस्कुराई और बाईं आंख दबाकर बोली, थैंक यू हनी। अजीब ढंग से कटे और गीले बालों के बावजूद वो उतनी ही खूबसूरत और आकर्षक नज़र आ रही थी। अलग अलग रूपों में रीटा बनने की प्रैक्टिस कर रही हो? हाँ, मेरे को रीटा बनने का कैसा है? बुरा नहीं है, लेकिन एक कमी है। क्या रे? विक्रम उसके पास बैठ गया और उसकी गर्दन के पृष्ठभाग पर बालों में उंगलियां फिराने लगा। तुम खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो, जबकि रीटा जैसी औरतों में खास बात ये होती है कि वो मौज मेले के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। रीटा के बाद भी तुम्हें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। शैलजा ने सर्द निगाहों से उसे घूरा। तुम अपनी हदों से आगे बढ़ रहे हो। इसमें बुराई भी क्या है? तुम जैसे घटिया आदमी से रीटा दूर ही रहती है। बेकार खफा हो रही हो, मैंने सिर्फ सलाह दी थी। ऐसी सलाह मुझे नहीं चाहिए, इसे अपने पास ही रखो। और हाँ, अपना हाथ हटाओ मेरी गर्दन से। विक्रम ने हाथ अलग नहीं किया। वो उसी पल का बालों को सहलाता रहा। ये रीटा कह रही है। उसने अपना गिलास नीचे रख दिया। हाँ, ये रीटा कह रही है। उसके हाथ विक्रम का चेहरा नोचने के लिए लपके। विक्रम ने उसकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथों में पकड़ ली। ये आदत ठीक नहीं है। अपने हाथों पर काबू रखो, वरना और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। वो गुस्से वाली निगाहों से उसे घूरती रही। विक्रम उसकी कलाइयाँ छोड़कर खड़ा हो गया। तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म में उस तरह की कोई दिलचस्पी मेरी नहीं है, वो बोला। इसलिए मेरी नीयत पर शक ना ही करो तो बेहतर होगा। साथ ही मुझसे बातें करते वक्त याद रखो कि किससे बातें कर रही हो। क्या मतलब? तुमने 2 हत्याएं की हैं, पहले अपने पति की और फिर निशा की। कानून की निगाहों में तुम खूनी हो, जबकि मैं एक शरीफ शहरी हूँ। आशा के विपरीत वो मुस्कुराई। हाँ, इसलिए मुझसे नफ़रत करते हो? हम दोनों को एक दूसरे से नफ़रत है या नहीं, और अगर है तो कितनी है, ये तुम भी जानती हो। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बेकार मुझ पर बिगड़ रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर रहा हूँ। हमारे बीच विशुद्ध व्यापारिक समझौता हुआ है और हम अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद पूरा होते ही एक दूसरे को भुलाकर हम अपनी अपनी राह चले जाएंगे। अंडरस्टैंड? उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर विक्रम ने मेज़ पर पड़ी कार की चाबियां उठाई और बाहर निकल गया। बेमकसद
भाव से सड़कों पर कार ड्राइव करता विक्रम सोच रहा था, उसके पास सिर्फ 6 रोज़ का वक्त बचा है। ठीक 7वें दिन सूजी का ऑपरेशन होना था और इससे पहले